हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रियल एजुकेशन। माय नेम इज मुस्कान कुमारी। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि टैली क्या होता है और टैली सीखने के क्या क्या फायदे हैं और टैली सीखने के बाद आप कौन कौन से जॉब प्रोस्पेक्टस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि अगर कोई भी टैली सीखना चाहता है तो सबसे पहले हमें टैली के कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है वो क्लियर होने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या फिर साइंस। अकाउंटिंग टर्म्स की नॉलेज होना एक अच्छी बात होती है बिकॉज बिजनेस की नॉलेज सभी को होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा फर्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म है कैश ट्रांजेक्शन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ट्रांजेक्शन होता क्या है। आप लोग डेली लाइफ में सामान खरीदते हो, सामान खरीदने के बाद पैसे देते हो, तो ये जो लेन देन हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इवन मनी, कभी हमने किसी को उधार पे पैसे दे दिए, फिर वहां से इंटरेस्ट के साथ पैसे ले लिए, तो इस लेन देन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग, कैश ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड है आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब देखो कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है आपका, जैसे मान लो आप कोई मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है। अब मूवी देखना है आपको, तो मूवी की टिकट्स खरीदोगे तो पैसे उसी वक्त पे करोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको इमीडिएट सर्विस मिली और आपने इमीडिएट क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। तो इसी ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर वही मैं दूसरी तरफ बात करूं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है कि जहां पे आपने सामान, गुड्स या सर्विस रिसीव तो कर लिया बट आपने पेमेंट अभी नहीं किया। जैसा कि होता है फॉर एग्जांपल, मान लो मेरी कोई फ्रेंड की शॉप है, मैं वहां पे गई, फर्नीचर मैंने परचेज कर लिया और उसको मैंने ये बोल दिया कि फर्नीचर का जो पैसा है वो मैं आपको 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगी। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मीन सामान तो आ गया लेकिन जो पेमेंट है वो आप फ्यूचर में पे कर दोगे, ऐसा आपने उसको प्रॉमिस कर दिया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। लाइक एग्जाम्पल ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, लुक एट गाइस यहाँ पे कि लाइक अगर आप कोई सामान खरीदते हो, चिप्स, कुरकुरे, मूवी टिकट्स, वहां पे क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट होती है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्रेडिट ट्रांजेक्शन occurs when a borrower receives money, goods or services from a lender with the agreement to repay it a future date। मैंने क्या बोला था? आपने सामान खरीद लिया, सर्विस खरीद ली, बट जो आप पेमेंट है वो आप कब करोगे? फ्यूचर में करोगे। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट गाइस एग्जांपल वही है कि लाइक आपने कुछ भी सामान खरीद लिया, ग्रोसरीज खरीद ली, जैसे हम नॉर्मली हम ग्रोसरीज की शॉप पे भी करते हैं। पूरा 1 महीने का बैंक बैलेंस चलता है, आप सामान खरीद लो, 1 महीने के बाद जाके क्या कर देते हो? पूरा पेमेंट क्लियर कर देते हो। तो ये भी किस तरह की ट्रांजेक्शन हो जाती है गाइस? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस कैपिटल। सबसे पहले गाइस आप लोग खुद सोचो कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पैसा। अगर मुझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लो मुझे अपनी टी शर्ट की कंपनी खोलनी है, अच्छे अच्छे से टी शर्ट बनाने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, तो क्या बिना पैसे के मैं कोई टी शर्ट की कंपनी ओपन कर पाऊंगी, शोरूम ओपन कर पाऊंगी? नहीं, पैसा लगाना पड़ेगा। वो पैसा जो आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो, अब इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? ओनर। तो अमाउंट या फिर अगर ओनर अपना कुछ भी पर्सनल मशीनरी वगैरह बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कैपिटल। सिंपल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। मतलब जो भी पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो या कोई भी सामान आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो चलाने के लिए बिजनेस को, तो उसको कहते हैं हम कैपिटल। सपोज अगर राम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, तो वो 10 लाख रुपीज क्या है उसका? कैपिटल। नेक्स्ट आता है गाइज आपका ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है गाइज? जैसे मान लो कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, आपने 10 लाख रुपए लगा लिया और बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अगर आप बिजनेस से वो पैसे निकाल कर बिजनेस के यूज के लिए करते हो तो वो तो आपका नॉर्मली ट्रांजेक्शन हो जाएगा। लेकिन ड्राइंग का मतलब होता है कि अगर ओनर पैसे विड्रॉ करता है या फिर कोई सामान, गुड्स विड्रॉ करता है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए। जैसे मान लो अगर मेरी साइकिल की शॉप है तो मैंने एक साइकिल निकाल ली अपने पर्सनल यूज के लिए कि मैं डेली साइकिल वॉक पे जाऊंगी, मतलब साइकिलिंग करने जाऊंगी मॉर्निंग में, तो वो क्या हो गया? मैंने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो उसको क्या कहेंगे? ड्राइंग। या फिर राम ने अगर 10 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किया
उसके घर में इमरजेंसी आ गई तो उसे 1 लाख रुपए विड्रॉ करने पड़े पर्सनल यूज के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ड्राइंग। नेक्स्ट आता है गाइस एसेट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, पैसा आ गया। अब बिजनेस के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आप जगह ढूंढोगे, प्लेस चाहिए, बिल्डिंग ले लो, लैंड ले लो, रेंट पे लेना है तो। उसके बाद मशीनरी सेटअप, लेबर्स, इलेक्ट्रिसिटी, लाइक वाटर बिल, एसी, मशीनरी, सब कुछ चाहिए। तो ये सारी चीजों के जो मैंने नाम लिए हैं, ये बिजनेस को आगे चल के क्या करेंगे? बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। तो एसेट्स वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती है बिजनेस की, जो बिजनेस को हेल्प करती है आगे ग्रो करने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो मान लो जैसे स्मार्ट टीवी, एसी, चेयर्स, लैपटॉप, ये सारी किसकी प्रॉपर्टी होती है? बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। तो जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं एसेट्स। जैसे कैश, आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया तो वो किसका हो गया? बिजनेस का। जैसे बिजनेस में मशीन है जो प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रही है, तो वो भी किसकी हो गई? बिजनेस की, तो वो भी क्या है? एसेट्स। तो सेम एज इट इज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे आपके एसेट्स होते हैं जो फ्यूचर में क्या प्रोवाइड करते हैं? बेनिफिट। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला था, जैसे कैश हो गया, या फिर आप कोई सामान बना रहे हो, सामान जो हम बनाते हैं रीसेल के पर्पज से, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। जैसे मान लो कि मेरी कंपनी है, मैंने एक एसी खरीदा, बट उसको दोबारा बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा। टी शर्ट की कंपनी है, टी शर्ट बनाऊंगी, तो वो किस में आ जाएगा? आपका इन्वेंट्री, स्टॉक्स। ओके। नेक्स्ट, जैसे मशीन सेटअप किया, अब टी शर्ट अपने आप तो बनेंगे नहीं। फिर बिल्डिंग, एक जगह चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो सारी चीजें। नेक्स्ट गाइस, एसेट्स भी 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे बात करूं, टाइम के अकॉर्डिंग बात करूं, तो 2 तरह के एसेट्स होते हैं, एक करेंट एंड दूसरा होता है नॉन करेंट। करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, मतलब बिजनेस की वो प्रॉपर्टी जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया कि टी शर्ट की कंपनी है, ठीक है। तो अगर मैं टी शर्ट बना रही हूँ, अब मान लो मैंने 1000 टी शर्ट बना लिए, तो क्या उसे 1 साल तक अपने दुकान के अंदर ही रखूंगी? बेचूंगी नहीं, बेचना पड़ेगा ना। तो जो मैं टी शर्ट बेचूंगी, तो टी शर्ट क्या कन्वर्ट हो रहा है? किस में कन्वर्ट हो रहा है? कैश में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो भी हमारा किस में आ जाएगा? करंट एसेट। जैसे आपने बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन किया, उसमें 5 लाख रुपए है, तो वो भी किस में आ जाता है? करंट एसेट। आपकी जब मर्जी आप विड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी इकोनॉमिक यूनिट जो विद इन 12 मंथ्स, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर किस में कन्वर्ट हो जाती है? कैश में। तो वो सारी चीजों को, प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। याद रखना, बिजनेस की चीजों को हम अपनी चीजें नहीं मान सकते। जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जैसे आपने जो पैसा लगा दिया वो किसका है? बिजनेस का। तो कैश क्या है? एसेट्स। याद रखना, अब कोई ये नहीं बोलेगा कि कैश मेरा है, जिसने इन्वेस्ट कर दिया वो कैश बिजनेस का एसेट्स है, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट मतलब वो चीजें जो कैश के समान है, जैसे बैंक अकाउंट में पैसा है, आपने सामान बेचा तो चेक रिसीव कर लिया, तो वो किसके इक्वल होती है? कैश के इक्वल ही होती है। अकाउंट्स रिसीवेबल, गाइस जैसे मैंने बोला कि बिजनेस कर रहे हो तो उधार पे लेन देन करनी होती है। तो मान लो अगर मैंने कोई सामान बेचा और सामने वाले ने मुझे आधी पेमेंट की है, और आधी पेमेंट वो कह रहा है मैम मैं आपको बाद में कर दूंगा, तो मैं क्या उसको सामान नहीं बेचूंगी? बेचूंगी ना। तो लेकिन मैं वहां पे एक स्लिप जनरेट करवाऊंगी, एक एग्रीमेंट रेडी करवाऊंगी कि उसे इतने टाइम के बाद मुझे पैसा देना है। उस स्लिप को हम बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। मींस मुझे इस पर्सन से इतना पैसा लेना है इतने टाइम के बाद। इन्वेंट्री मैंने पहले ही बता दिया, जो प्रोडक्शन करते हो रीसेल के पर्पज से। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आप एडवांस में पेमेंट करते हो। जैसे मान लो कि मुझे अगले महीने रेंट पे करना है, बट मैंने इसी महीने अपना रेंट पे कर दिया एडवांस में, तो वो भी मेरे लिए क्या है? नेक्स्ट मंथ तो वो मुझे फायदा देगा। अब अगले महीने मुझे चिंता नहीं होगी कि मुझे रेंट का पैसा निकालना है, क्योंकि मैंने एडवांस में दे दिया। तो वो भी क्या है? करंट एसेट्स। याद रखना, 12 मंथ्स के अंदर अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, बेनिफिट जिसका आपको मिल जाएगा। फिर गाइस आता है नॉन करेंट, उसका उल्टा कर दो। नॉन करेंट का उल्टा क्या करोगे? ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने फिक्स कर दी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। नॉन करेंट एसेट्स को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट। मींस वो प्रॉपर्टी जो आपने लंबे समय के लिए क्या कर दी है? इन्वेस्ट कर दी है। जैसे लैंड, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या अगले साल लैंड आप बेच दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। आपने एक फेम कर लिया, नाम बना लिया, तो आप उसको सेल नहीं करोगे। मशीनरी ली है तो क्या मशीनरी तो आप 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर बेच दोगे? नहीं। तो वैसी प्रॉपर्टी बिजनेस की जो 1 साल से ज्यादा तक चलती है, मींस फिक्स्ड एसेट,
उसे हम बोलते हैं नॉन करेंट एसेट, जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। नेक्स्ट आता है गाइस टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का मतलब आप लोगों ने सुना होगा। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो आप जिसको टच कर सकते हो, देख सकते हो। तो अब आप कहोगे मैम बिजनेस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसको टच कर सकते हैं? कैश। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो ज्वेलरी का, टी शर्ट का, शूज का, तो क्या इन्वेंट्री को टच नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। तो कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक्स हो गए, तो ये सारी एसेट्स आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो। तो ये सारी कौन सी एसेट्स है? टेंजिबल, मीन जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस है, जिसको आप टच कर सकते हो। एग्जाम्पल कैश, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है गाइस इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होता है? जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट फिर भी वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है। फ्यूचर में वो बिजनेस को फायदा प्रोवाइड करेगी, बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। जैसे मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपका बिजनेस एकदम टॉप लेवल पे आ गया, हर किसी को पता है कि भाई यहाँ पे चले जाओ, इसकी क्वालिटी, इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो ऐसा भी तो हो सकता है आपके बिजनेस का जो नेम है कोई और स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपने अपने बिजनेस का नेम का क्या करा है? कॉपीराइट, पेटेंट नहीं करवाया है। जैसे मान लो कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपने कुछ भी इन्वेंट किया है, तो अगर वो चीज आपने इन्वेंट की है तो आप क्या चाहोगे? उस पर अपना क्लेम करना चाहोगे कि आपके परमिशन के अलावा कोई दूसरा उसे यूज ना करे। तो ये अभी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगा, बट है तो एक तरह से बिजनेस की प्रॉपर्टी। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, कोई कंपनी का नेम रजिस्टर्ड है, तो क्या आप उसे देख सकते हो? हाँ, मतलब अगर आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करोगे तो आपको वहां से वेरिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है गाइस गुडविल। गुडविल क्या होता है? जैसे मान लो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नाम बनाना, एक लाइक रिस्पेक्ट बनाना। अगर कोई ये बोलेगा कि इस कंपनी में मत जाओ, इस दुकान में मत जाओ, यहाँ की सर्विस बेकार है, तो क्या आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, चल पाओगे? नहीं ना। तो गुडविल होता है रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस की रेप्यूटेशन, मार्केट वैल्यू क्या है। नेक्स्ट आता है गाइस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स कंपनी को किसी को पैसा देना है। जैसे मान लो अगर आपने लोन ले लिया तो लोन क्लियर करोगे ना, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी। इसी तरीके से बिजनेस में भी बहुत सारी लाइबिलिटी होती है। जैसे एक बिजनेस को सबसे पहले तो अपने एम्प्लॉइज को क्या देना होता है? सैलरी देनी होती है, तो ये भी किसकी लाइबिलिटी होती है? बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। फिर बिजनेस अगर रेंट पे है तो रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो ये सारी क्या होती है? लाइबिलिटी, जो बिजनेस को पे करनी होती है। ओके, अब दो तरह की लाइबिलिटी होती है, एक होती है आपकी करंट, दूसरी होती है नॉन करंट। जैसे नॉन करंट लाइबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, मतलब आपको वो अमाउंट जो एक साल के बाद पे करना है। जैसे मान लो मैंने 3 साल के लिए लोन ले लिया, तो ये कौन सी लाइबिलिटी हो जाएगी? लॉन्ग टर्म, नॉन करेंट। मतलब पैसा तो दोगे ना, ऐसा तो नहीं लोन लेके भाग जाओगे, ऐसा नहीं है। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो आप लंबे समय के लिए लेते हो, और लाइक 1 साल से ज्यादा। बेसिकली वो पैसा जो आप 1 साल के बाद पे करते हो उसे हम कहते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, जो आपको विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है। जैसे रेंट, अब रेंट तो आप 1 साल के बाद पे नहीं करोगे, एम्प्लॉय को सैलरी ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने की लेट करोगे, या फिर 6-7 महीने की। 1 साल से ज्यादा हम नहीं वेट करा सकते, तो ये कौन सी लाइबिलिटी हो जाती है? करंट लाइबिलिटी। एक्सपेंस। गाइस एक्सपेंस क्या होता है? घर में आप लोग खर्चे करते हो, अगर कुछ खरीदना है तो क्या करते हो? खर्चा हो रहा है, चिप्स खाना है, पैसे तो जाएंगे ना, खर्चा होगा। तो सेम एज इट इज बिजनेस में भी अगर कोई सामान बनाना है, तो सामान को बनाने में जितना भी खर्चा होता है उसे हम कहते हैं एक्सपेंस। ओके, इनकम इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंस। सामान बनाने में जो भी खर्चा आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस बोलेंगे। रिवेन्यू। गाइस अगर बिजनेस कर रहे हो तो किस चीज के लिए कर रहे हो? पैसे कमाने के लिए। मान लो अगर मैंने एक टी शर्ट 500 की बनाई है, ठीक है, और उसे मैंने 1000 में भेजा, अपना भी तो प्रॉफिट सेट करूंगी, तो मैंने वो टी शर्ट 1000 में सेल कर दिया, तो यहाँ पे मुझे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? कितने बच्चे कहेंगे मैम 500, है ना? गलत। रिवेन्यू का मतलब होता है कि वो टोटल अमाउंट जो आपने सामान बेच के रिसीव किया है उसे हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया? 1000।
लेकिन अगर मुझसे किसी ने पूछा मैम आपने इनकम कितनी की है, तो इनकम कितनी हुई है मुझे, जितना भी आपका वो सामान बनाने में खर्चा आया है वो खर्चे आप क्या कर दोगे, एक्सपेंस क्या कर दोगे, माइनस। सो अगर आप रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनकम। समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? तो आई होप आपको आज के जितने भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है क्लियर हो गए होंगे। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।